आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी मित्रों से निवेदन है अपना माइक बंद कर लेंगे। मैं बाल प्रहरी के आज इस 1178वें ऑनलाइन कार्यक्रम जो कि त्वरित भाषण कार्यशाला है, इस कार्यशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम के हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर मनोज पांडे साहब जो कि प्राचार्य हैं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बागेश्वर में। और आप पहले भी इस पटल पर जुड़ते रहे हैं। आपका सहयोग मार्गदर्शन हमको समय समय पर मिलता रहा है। और आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि कार्तिक हरबोला जी अध्यक्षता करेंगे, आराध्य शर्मा जी, और संचालन करेंगे हमारी दोस्त पल्लवी बिष्ट जी जो कि कक्षा 8 की छात्रा है आर्मी पब्लिक स्कूल से रानीखेत से। मैं इस पटल पर स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश शास्त्र सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्यामपल पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, और इस पटल पर हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ने वाले आदरणीय सुमित श्रीवास्तव सर, आदरणीय नरेंद्र पाल जी, कामेश्वरी सिंह जी, और इस कार्यक्रम में आज हमारे पास बहुत दिन से जुड़े हैं आदरणीय बलदाव राम साहू जी, दीपा कलोनी जी, और अर्चित जैन जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच जुड़े हैं अन्य कई साथी। शालू सिंह आईडी से प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिएगा। शालू सिंह आईडी से जुड़े हमारी दोस्त। बहुत अच्छा आपको। तो मैं एक बार सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज त्वरित भाषण कार्यशाला है। इस कार्यशाला में विषय तत्काल आप सबको दिया जाना है, और इस विषय तत्काल विषय पर आपको दिया जाना है। और जो साथी इस कार्यक्रम में पहली बार जुड़ रहे हैं वो इस प्रक्रिया को समझेंगे और अगली बार भी वो भी इस कार्यक्रम में भागीदारी करेंगे। तो मैं एक बार सभी का स्वागत करते हुए मैं सोचता हूँ पल्लवी जी हमारे साथ जुड़ी हैं क्या? जी सर। हाँ, पल्लवी जी मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। अच्छा, आज पिताजी के आईडी से जुड़ी हैं आप, तो मैं आपको स्वागत करता हूँ। और हमारे कार्तिक हरबोला जी तो दिख नहीं रहे अभी, अपेक्षा राज भी नहीं दिख रही हैं। और कार्यक्रम में कार्तिक तिवारी जी जुड़े हैं, जो उनको देख लीजिएगा आप। कार्तिक तिवारी जी इसमें जुड़े हुए हैं हमारे साथ। नीलाक्षी कॉलोनी जी जो जो जुड़े हैं उनको बुला लीजिए पहले। एकदम नाम ग्रुप में देख लीजिएगा कौन जुड़ा है कौन नहीं जुड़ा है। जो हमारे सीनियर साथी भी आदरणीय शासक सर नेगी सर जुड़ते हैं तभी उनको बुलाइएगा। तो मैं मंच सौंपता हूँ अपनी दोस्त आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ संचालन करने के लिए पल्लवी बिष्ट जो कि कक्षा 8 की छात्रा है आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत अल्मोड़ा से। स्वागत है दोस्त आपका। जी सर, आपका बहुत-बहुत आभार कि आपने मुझे मंच पे आमंत्रित करा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम पल्लवी बिष्ट है। मैं कक्षा 8 आर्मी पब्लिक स्कूल की छात्रा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज बाल प्रहरी का 1178वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, जो कि त्वरित भाषण कार्यशाला है। तो आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर मनोज पांडे जी, प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बागेश्वर से। आज की विशिष्ट अतिथि मेरे बड़े भाई कार्तिक हरबोला, कक्षा 9 द्वाराहाट इंटर कॉलेज द्वाराहाट अल्मोड़ा से। एवं आज की अध्यक्षता करते मेरे छोटे भाई आराध्य शर्मा, कक्षा 7 वीनस पब्लिक स्कूल आनंद नगर ग्वालियर मध्य प्रदेश से। एवं डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। आदरणीय श्री श्यामप्लट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। एवं आदरणीय श्री डॉक्टर आदरणीय अशोक आकाश सारस्वत सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग देहरादून उत्तराखंड से। एवं बाल प्रहरी के संपादक आदरणीय श्री उदय किरोला सर। सर आपको मेरा बहुत-बहुत आभार। सर आपका बहुत-बहुत आभार कि आपने मुझे मंच पे 15 बार संचालन करने का अवसर दिया, और आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है एवं हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज
त्वरित भाषण कार्यशाला है, यह एक ऐसी कार्यशाला है जो हमारी बोलने और सुनने की शक्ति को बढ़ाता है या बोलने व सुनने के कौशल को बढ़ाता है। इससे प्रतिभागी या कोई भी अन्य व्यक्ति बहुत कुछ सीखता है। यह मेरी मन पसंदीदा कार्यशाला में से एक है। इसमें आपको त्वरित एक विषय दिया जाता है जिसमें आपको अपना भाषण सुनाना होता है। इसी के साथ मैं ज़्यादा समय ना गवाते हुए कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मेरे मेरे बड़े भाई कार्तिक हड़बोला द्वाराहाट इंटर कॉलेज द्वाराहाट अल्मोड़ा से। क्या भाई आप उपस्थित हैं? कार्तिक हड़बोला। दिख नहीं रहे अभी। अपेक्षा जुड़ चुकी है। जी जी, अब मैं आपको कार्यक्रम के कुछ नियमों से अवगत कराना चाहूँगी। कार्यक्रम का पहला नियम है, अगर आप अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, तो अपना माइक व कैमरा खुला रखें। दूसरा, अगर अन्य व्यक्ति अपनी प्रस्तुति दे रहा है, तो अपना माइक और कैमरा बंद रखें। तीसरा, अगर कोई भी बच्चा या प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा है, तो पीछे से अभिभावक उसकी मदद ना करें, उन्हें स्वयं बोलने दें। इसी के साथ मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम की पहली प्रतिभागी मेरी बहन अपेक्षा राज कक्षा 8 कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट अल्मोड़ा से। क्या बहन आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। जी आपका विषय है बाल डेयरी में संचालन के लिए पहली बार मेरा इंटरव्यू हुआ। जी धन्यवाद। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अपेक्षा राज है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट अल्मोड़ा है। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि आज त्वरित भाषण कार्यशाला है और मेरा आज का विषय है बाल डेयरी में मेरा पहला संचालन के लिए इंटरव्यू। तो जब सर ने मुझसे कहा कि आपको इस बार पहली बार मंच पर संचालन करना है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मेरा बहुत ही मन था कि मेरा बहुत मन था कि मैं संचालन करूं। और फिर सर ने मुझे बोला कि आप संचालन करेंगी, तो मुझे बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि जब मैं अपने छोटे भाई-बहन और बड़े दीदी-भैया लोगों को देखती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे भी संचालन करना चाहिए। तो जब सर ने मुझे इसके नियम बताए, जब मेरा इसका इंटरव्यू हुआ, तो पहले मुझे डर भी लग रहा था कि मैं कैसे करूँगी। फिर सर ने मुझे बताया कि किस प्रकार आपको बोलना है और क्या चीज़ें आपको बोलनी है और क्या चीज़ें नहीं बोलनी है। किस प्रकार सबको धन्यवाद करना है और किस प्रकार सबका आभार व्यक्त करना है। और सर ने मुझसे कुछ सवाल भी पूछे और मैंने उनका उत्तर दिया। फिर मुझे लगा कि संचालन करना उतना मुश्किल भी नहीं होता, कि अगर हम ये ठान लें कि अगर हमें संचालन करना है, तो संचालन हो जाता है। तो सर ने मुझे बताया कि किस प्रतिभागी के बाद किसको बुलाना है और जितने भी बाल पहरी के नियम थे वो बताए और सर ने मुझे अच्छे से बताया। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत उत्तम रही। अब किसी के साथ में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम की तीसरे प्रतिभागी मेरे बड़े भाई कार्तिक तिवारी कक्षा 9 रामचंद्र भट्ट सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गोपेश्वर चमोली से। क्या भाई उपस्थित हैं? हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत है और आपका विषय है कुछ लड़के भी घर के कामों में माता-पिता की मदद करते हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं कार्तिक तिवारी कक्षा 9 का विद्यार्थी हूँ, श्री रामचंद्र भट्ट सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गोपेश्वर चमोली से। आज आपको पता है त्वरित भाषण कार्यशाला है, तो मेरा विषय है कुछ लड़के घर में अपने माता पिता के साथ घर में। जी भाई, मैं माफी चाहती हूँ। आपका विषय है आजकल मैं बहुत व्यस्त हूँ। कोई बात नहीं।
मेरा कि आजकल मैं घर में बहुत व्यस्त हूँ। आजकल छुट्टियाँ भी पड़ने वाली हैं और मई का जो महीना है वो 12 तारीख है, यानी कुछ ही 1-2 सप्ताह ही रह रखे हैं हमारी जून-जुलाई की छुट्टियों में। तो इस समय हम व्यस्त रहते हैं, हमारा जो काम है वो बढ़ चुका है, क्योंकि 8वीं से 9वीं के बाद हमें बहुत सारा काम दिया जाता है। ऊपर से घर का काम भी बहुत सारा रहता है, हम अपने घरवालों के साथ भी हाथ बटाया करते हैं तथा रोज़ अपने मित्रों के संग बातें करते हैं कि गृह कार्य किसका पूर्ण है, किसका अपूर्ण। साथ ही हमें जो है अपने पुस्तकों के बारे में भी पढ़ना पड़ता है और इतर पुस्तकों के बारे में भी ज्ञान रखना पड़ता है। और मैं हमेशा अपने लेख के बारे में चिंतित रहता हूँ, तो उसके लिए मैं निरंतर लिखने का प्रयास करता हूँ तथा मैं भाषा शैली को सही करने का बहुत प्रयत्न करता हूँ। इसलिए मैं अपने लिए समय बहुत कम निकाल पाता हूँ। अपने लिए समय बहुत कम निकालने की वजह से मैं अपने पे बहुत कम ध्यान दे पाता हूँ और ज़्यादातर विद्यालय और पुस्तकों में ही लगा रहता हूँ। मुझे समय बहुत कम मिलता है, यहाँ तक कि मेरे मित्र वर्ग अगर मेरे को कभी कहें कि मंदिर जाना है, मैं उस समय हाँ कह दूँगा, किंतु उस समय जब जाना होगा, उस समय मेरे को बहुत काम आ जाते हैं। बहुत समय की बाध्यता रहती है, क्योंकि हर जगह, हर कर्म में समय देना पड़ता है। यह जीवन का एक आधारभूत विषय है, जिसमें कि व्यक्ति बाधित रहता है। हर क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे हम यहाँ बाहर प्रहरी में ही क्यों ना जुड़े हों, यहाँ हमें समय देना पड़ेगा। बिना समय के हम कुछ नहीं कर सकते। हमें हर एक क्षण अपना अमूल्य समझना चाहिए। यह एक ही चीज़ है जिसे अगर गँवा दिया तो वो वापस नहीं आ सकती। धन-दौलत, विद्या सब वापस आ सकता है, लेकिन समय कभी नहीं। यह समय ही एक ऐसी चीज़ है जो मैं नहीं निकाल पाता हूँ। बाकी मैं हर चीज़ कर सकता हूँ, किंतु समय नहीं निकाल सकता हूँ। ये समय ही एक ऐसा चीज़ है जो मुझे बाँधता है। अगर समय ना हो, तो मैं कभी किसी काम के लिए ना रुकूँ, पर ये समय, ये बहुत बड़ी अड़चन बनता है मेरे सामने। इस समय को मैं कैसे रोकूँ, मैं हमेशा सोचता हूँ और इसी वजह से मैं बहुत बार अपने घरों में बाध्य रह जाता हूँ। धन्यवाद। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी, भाई आपका बहुत-बहुत बधाई आपकी प्रस्तुति के लिए। आपने हमें समय के महत्व के बारे में बताया। अ, जी आपका बहुत-बहुत आभार। इसके साथ में कार्यक्रम की दूसरी प्रतिभागी मेरी बहन मंत्रिता शर्मा कक्षा 8 सीएम राइज शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। मेरी आवाज़ आ रही है? जी बहन आपका विषय है कुछ लड़के भी घर के कामों में माता-पिता की मदद करते हैं। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो माँ शारदे के चरणों में मेरा कोटि-कोटि नमन। और जैसा कि मेरा विषय है कि कुछ लड़के घर के कामों में माता-पिता का मदद करते हैं। तो सही बात है कि कुछ लड़के करते हैं मदद अपने माता-पिता की, जैसे खाना बनाने में, क्योंकि अक्सर वैसे हम लड़कों को सोचते हैं कि उन्हें काम नहीं आता घर का, लेकिन ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं जो अपने माता-पिता की सहायता करते हैं घर के कामों में और घर का ख़्याल रखने में। तो सही बात है, मतलब कि लड़कों को क्या है ना, कुछ लड़कों को खाना बनाना आता है, सफाई करना भी आता है, क्योंकि हमने देखा है टीवियों पे शेफ़ होते हैं और भी होते हैं, तो लड़के मदद कर सकते हैं माता-पिता की और करते भी हैं। मतलब मैं अभी तक जिनको जानती हूँ, वो तो करते हैं अपने माता-पिता की सहायता। तो लड़कों को करनी भी चाहिए माता-पिता की सहायता, और जहाँ तक मैंने देखा है मेरी दृष्टि में, लड़के माता-पिता की सहायता करते भी हैं, और जो करते हैं उनको वो बहुत ही अच्छी बात है और वो बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूँगी। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति अच्छी रही और आपने अपने विषय के बारे में बहुत अच्छा बोला। इसी के साथ में कार्यक्रम के चौथे प्रतिभागी मेरे छोटे भाई प्रभास देवतल्ला कक्षा 2 वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौखुटिया अल्मोड़ा से। क्या आप भाई अब उपस्थित हैं?
प्रभास देव तल्ला। इसी के साथ में कार्यक्रम की 5वीं प्रतिभागी मेरी बहन नीलाक्षी कलोनी, कक्षा 9, जेएन पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत से। क्या बहन आप उपस्थित हैं? नीलाक्षी कलोनी। मैं उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी बहन, आपका विषय है किसी भी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए। जी, क्या आप प्रश्न दोहरा सकती हैं? जी बहन, किसी भी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए। मैं कक्षा 8 की छात्रा, जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर, जिला चंपावत। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज बार पहली में भाषण कार्यशाला है जिसमें समझना चाहिए। तो ये सही बात है बिल्कुल, किसी भी कार्य को हमें छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए कि हम कोई भी इंजीनियर है, कोई कुछ भी है तो वो सोचेगा कि अरे ये तो बहुत छोटा काम कर रहा है, मैं इससे बात नहीं करूँगा। जिससे कुछ लोग समझते हैं जैसे कि ये खेती-बाड़ी कर रहा है, अरे मैं इससे क्यों बात करूँ, मैं तो इतना बड़ा इंजीनियर हूँ या इतना बड़ा डॉक्टर हूँ, मैं इससे क्या करूँ, ये तो इतना छोटा काम करता है। तो वो खेती-बाड़ी कर रहा है, इसकी वजह से हमारे घर में हम अन्न का दाना खा रहे हैं, तो इसलिए हमें किसी भी कार्य को और छोटा नहीं समझना चाहिए। अगर वो खेती-बाड़ी नहीं करेगा तो हम अन्न कैसे खाएँगे? हम अपना भी कोई भी घर में कुछ भी अनाज, हमारे घर में कोई अनाज आ ही नहीं सकता। तो इसलिए बहुत सारे काम होते हैं कि जो छोटे काम लोग कहते हैं छोटे काम होते हैं, बट वो कोई काम ऐसा छोटा-बड़ा नहीं होता है। और हमें कभी भी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम कितने बड़े इंसान बन जाएँ, कितना भी हम इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, सीएस जो भी बन जाएँ, हमें किसी भी कार्य को छोटा नहीं समझना। ये तो सब्ज़ी बेच रहा है, अरे मैं इससे नहीं लूँगा या मैं इससे बात नहीं करूँगा, ये इतना छोटा काम कर रहा है, सब्ज़ी बेच रहा है, सामान कर रहा है, अरे वो भी तो सब्ज़ी बेच रहा है, अगर सब्ज़ी बेचेंगे तो आप तुम सब्ज़ी कहाँ से लाएँगे? तो किसी कार्य को हमें छोटा नहीं समझना चाहिए और अपने आप को भी कभी बड़ा नहीं समझना चाहिए। मैं बहुत बड़ा अपने आप पे कभी घमंड नहीं करना चाहिए। अब मैं ज़्यादा समय लेते अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति के लिए आपको बधाइयाँ और हमें भी इस विषय से यह सीखना चाहिए कि हमें भी किसी भी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए, वो सबका सम्मान करना चाहिए। जी बहन, आपकी प्रस्तुति अच्छी रही। इसी के साथ में बड़े आदर के साथ श्री आकाश सरस्वत सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग, देहरादून, उत्तराखंड से आमंत्रित करती हूँ। क्या सर आप उपस्थित हैं? धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद प्रिय पल्लवी। प्रिय पल्लवी को बेहतरीन संचालन की बहुत-बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1200वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही इस कार्यशाला में, जो कि त्वरित भाषण पर आधारित है, कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय मनोज जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय कार्तिक, अध्यक्षता कर रहे प्रिय आराध्य और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय पल्लवी। इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्म योगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त सम्मानित शिक्षकगण, शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, समाज सेवीगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों, बाल प्रहरी की ये बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित है। हालांकि कोरोना काल में ये कार्यशालाएं शुरू की गई थी नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण में बदलने के लिए, किंतु आज यह शिक्षकों, अभिभावकों और बच्चों की पहली पसंद बन गई हैं। उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत इन कार्यशालाओं की प्राणवायु के रूप में कार्य करती है। प्यारे बच्चों, आज की कार्यशाला
अपेक्षाकृत जहाँ अभिव्यक्ति कार्यशाला सबसे सरलतम कार्यशालाओं में से एक है, उसी प्रकार ये त्वरित भाषण कार्यशाला क्लिष्ट या जटिल कार्यशालाओं में से एक है, जिसमें बच्चों को थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है और इसमें वही बच्चे बेहतरीन प्रस्तुति दे पाते हैं जो लगातार पढ़ते रहते हैं, पुस्तकें पढ़ते रहते हैं, साहित्य का अध्ययन करते रहते हैं और जिनका सामान्य ज्ञान भी बेहतर होता है। यानी कि जिनकी सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छी होती है, वो बच्चे इसमें बेहतरीन प्रदर्शन कर पाते हैं। और निश्चित रूप से बाल प्रहरी मंच की विशेषता है कि जो बच्चे अनवरतः लगातार इन कार्यक्रमों में प्रतिभाग कर रहे हैं, वो बहुत आसानी से इस कार्यशाला में भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हमारा देश भारत एक महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है, जहां पर आतंकवादियों की कुत्सित कार्रवाई में हमारे बहुत सारे नागरिक शहीद हो गए और हमारे देश ने कड़ा जवाब भी दिया, लेकिन उसके बावजूद अभी संघर्ष टला नहीं है। हमें सभी को अपने अपने कार्य दायित्वों का पूरी सजगता के साथ, ईमानदारी के साथ निर्वहन करना है। अर्थात बच्चों को मेहनत से पढ़ाई करनी है और जो जिसका कार्य दायित्व है, अपने कार्य दायित्व को मेहनत और निष्ठा से करना, यही देशभक्ति है। और बार बार मैसेज भी आ रहे हैं, यदि हमारी फौज का, हमारी सेना का कहीं मूवमेंट होना है तो उनको नमस्कार करना है, लेकिन उनका ना फोटो खींचना है ना वीडियो बनाना है, क्योंकि हमारी कोई भी जानकारी दुश्मन मुल्क के लिए बड़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। पूरी सतर्क होकर रहना प्यारे बच्चों, आज नागरिकों की, सच्चरित्र नागरिकों की, हमें अपने देश को मजबूत बनाना है, आगे बढ़ाना है, जिससे कि आतंकवाद का निभाएं। वास्तव में हम यदि मजबूत बनेंगे, हमारा देश मजबूत बनेगा। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर, और बड़ा महत्वपूर्ण अवसर भी है, आज बुद्ध पूर्णिमा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा भी है कि हमारा युद्ध का देश नहीं है, बुद्ध का देश है। लेकिन जो हमें परेशान करेगा या जो हमें छेड़ेगा, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। तो मैं बुद्ध पूर्णिमा की भी सभी को बधाई देता हूं। और बुद्ध पूर्णिमा एक ऐसा दिन है, ये गौतम बुद्ध जी का जन्मदिन भी है, उनको ज्ञान भी इसी दिन प्राप्त हुआ था और उनका परिनिर्वाण दिवस भी यही है। तो बुद्ध पूर्णिमा की सबको बधाई देते हुए और निश्चित रूप से अपने बच्चों के लिए पुनः संदेश देते हुए, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों, बड़ों का सम्मान करते हुए, गुरुजनों के मार्गदर्शन में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे इस समय को लापरवाही में निकालते हैं, उनके जीवन में कुछ ज्यादा ही दुश्वारियां आ जाती हैं। अपने पाठ्यक्रम के इतर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र और विचारों को न केवल पढ़ना, अपने आचरण में ढालना निश्चित रूप से हमें बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्ति में मददगार सिद्ध होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का, अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में एक कवि की दो पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जिसे न निज भाषा, निज देश पर अभिमान है, वह नर नहीं, पशु निरा और मृतक समान है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका बहुत-बहुत आभार कि आपने हमारा मार्गदर्शन किया। आपने हमें जीवन में सफलता पाने के का मार्ग बताया। जी सर, आपका इसके लिए बहुत-बहुत आभार। इसी के साथ में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम की छठी प्रतिभागी मेरी मेरी छोटी बहन
लावण्या देवतल्ला कक्षा 8 पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय तारीखेत अल्मोड़ा से। क्या बहन आप उपस्थित हो? लावण्या। इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम के 7वें प्रतिभागी मेरी बहन भावना नगर पल्लवी जी आपकी आवाज नहीं आ रही। जी पल्लवी जी, आपकी नेट काम नहीं कर रहा लगता है। मैं क्या भावना नगर कोटी उपस्थित है? अहम अहम कुमार। जी मैं उपस्थित हूँ। जी मैं उपस्थित हूँ। मेरी आवाज आ रही है? और आप जी भाई। मेरा विषय जी भाई, आपका विषय है बाल बिहारी पटल पर संचालन के लिए जब मेरा इंटरव्यू हुआ। जी सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अहम कुमार, मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम पीएमसी केंद्रीय विद्यालय बड़वानी है। जैसे कि आज हम सभी को पता है कि आज त्वरित भाषण कार्यशाला है, उसी के अंतर्गत मेरा विषय है। जब मेरा इंटरव्यू हुआ संचालन के लिए, जब मेरा इंटरव्यू हुआ संचालन के लिए, सबसे पहले उदय कुमार जी का फोन आया था मेरे पास, मम्मा जी के पास, कि ना आपको संचालन के लिए देखा जाएगा, क्या आप कर पाएंगे कि नहीं। तो मैं उस टाइम पे थोड़ा घबरा गया था कि कैसे करेंगे संचालन। वैसे अभी मैंने एक बार भी संचालन नहीं किया है, पर मैं कोशिश करूंगा कि आगे मैं करूं। उदय कुमार जी ने बोला, उदय खरोला जी ने बोला कि एक बार बताइए कैसे करेंगे संचालन। तो मैंने करके बताया, तो अभी वैसे मैं तैयार था नहीं और घबराया और हुआ था, तो मैं सही से कर भी नहीं पाया। तो उन्होंने बोला कि अभी और समय लीजिए, फिर उसके बाद भी करिएगा, जब तक हम किसी और को देते हैं। तो मैंने सोचा कि अभी भी प्रैक्टिस करेंगे, मगर फिर परीक्षा आ गई, उसके चक्कर में मैं तैयारी नहीं कर पाया। तो मैं अच्छे से संचालन अभी करने की प्रैक्टिस करूंगा और अभी ट्राई करूंगा कि मैं आगे संचालन कर सकूं। धन्यवाद। एवं शुभ रात्रि। जी भाई, आपको बहुत-बहुत बधाई और मैं आशा करती हूँ कि आप आगे चल के बहुत अच्छा संचालन करेंगे। इसी के साथ में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर मनोज पांडे जी, प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बागेश्वर से आमंत्रित करती हूँ। क्या सर आप उपस्थित हैं? हाँ पल्लवी में उपस्थित। जी सर, आपका स्वागत। धन्यवाद बहुत इस क्रम में उपस्थित हमारे इस कार्यक्रम के जो मुख्य सूत्रधार हैं श्रीमान उदय किरोला जी, गोचर से सदैव हमारे को इस कार्यक्रम में, क्योंकि ये लंबे समय से चल रहा है और अनवरत रूप से कार्यक्रम भी चल रहा है और सर की उपस्थिति भी बनी रहती है। ये अपने आप में बहुत ही प्रेरणास्पद हमारे लिए है। आकाश सरस्वती और नेगी जी, आप भी लगातार उपस्थित रहते हैं। श्री श्याम श्री पाल सिंह जी पल्लवी जी, आप अपना माइक बंद कर दीजिएगा। सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और किरोला जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। इससे पहले लगभग 2 साल पहले भी
आपने मुख्य अतिथि के रूप में मुझे आमंत्रित किया था और तब भी बच्चों के बीच में मुझे बातचीत करने का मौका मिला और बीच में मैं इस कार्यक्रम को सुनता रहा हूँ लगातार जब भी मौका मिला है। आज का जो टॉपिक है कि इंस्टेंट मतलब आपको अरे अच्छे लग रहे हो। एक तो बोलने की कोई भी काम है तो खुद करा है। जैसे तो तेरे साथ यही है कि दूसरे का काम तुम्हें पसंद आता नहीं, खुद कर नहीं सकती है। लेके क्लास 8th 9th 10th तक तो बच्चे दीदी उनका जो है मानसिक विकास भी साथ साथ हो रहा है। तो दोनों का कोऑर्डिनेशन आप अपने जीवन में कैसे करते हैं? प्यारे बच्चों, आपको पता है कि जब हम कोई भी परीक्षा देते हैं, जैसे आपके अन्य कार्यक्रम इससे पहले जो भी चलते थे, दोहा की बात है या फिर पहेलियों की बात है या फिर किसी टॉपिक पर आपका जो है भाषण यहाँ पर होता था, आपके कार्यक्रम प्रस्तुत होते थे। परंतु आज का टॉपिक जो आपका है, आपका जो कार्यक्रम है कि आपको त्वरित रूप से बोलना है। और मैं कह रहा था कि जब आप कोई परीक्षा देते हैं ना जीवन की, उसका सिलेबस हमारा फिक्स होता है, क्लास 1 का, 2 का, 9th का, 10th का। आपको पता होता है कि हमारी किताब से ही क्वेश्चन, ये पाठ्यक्रम हमारा, और उसके अनुसार हम परीक्षा देते हैं और अच्छे मार्क्स को प्राप्त करते हैं और आपको करना भी चाहिए, मेहनत भी करनी चाहिए। परंतु बच्चों, जब हम जीवन में जाते हैं अपने, ये परीक्षा और पढ़ाई और सर्टिफिकेट्स तो हमारे स्कूल लेवल तक या डिग्री कॉलेज लेवल तक या उसके आगे जो भी पढ़ाई के संस्थान होते हैं वहां तक रहते हैं। लेकिन उसके बाद बच्चों हमें जीवन में जाना होता है। जीवन माने समाज, देश, हमारा परिवार और चारों तरफ की हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं और वहां पर हमारा कोई सिलेबस फिक्स नहीं होता है। वो हमें अचानक ही हमारे सामने समस्याएं आती हैं, अचानक ही हमारे सामने चीजें आती हैं। जैसे कि अभी डिस्कशन सर ने भी किया कि देखिए हमारे देश के सामने भी अचानक एक समस्या आई, पहलगाम में ये इस प्रकार का आतंकवादी अटैक हुआ और किसी को ये चीजें पहले पता नहीं थी, हमें अचानक ही तैयार होना पड़ता है। तो आपको भी इस तरह की क्षमता आपके साथ विकसित हो, आप अचानक तैयार हो, आपको टॉपिक दिया जाए और आप अचानक सोचें और अचानक उस पर रिस्पॉन्ड करें। तो ये आपकी बहुत ही अच्छी क्षमता यहाँ पर विकसित हो रही है और ये बच्चे जो भी बोल रहे हैं, आप लोगों की ये क्षमता विकसित, हमारे सारी टीम जितने भी हमारे जो इसके स्थायी सदस्य हैं सदैव लगातार इस समय पे बने रहते हैं और आप लोगों को प्रेरित करते हैं। बहुत ही हमारे लिए प्रेरणाशील है। तो बच्चों, जीवन में ये चीजें हमारे पास आती हैं समस्याएं, लेकिन उसके समाधान हमको त्वरित रूप से खोजने होते हैं। और जीवन में जब भी हमारे पास इस तरह की चीजें आती है तो हमें सदैव सकारात्मक रहना होता है, कभी भी नकारात्मक न रहे। जीवन में सकारात्मक रूप से सोचें। जैसे आपने सुना होगा कि एक गिलास में पानी भरा रहता है आधा, तो उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है किसी सभा में या जब कहीं पे बैठे होते हैं लोग कि ये गिलास में आपको क्या दिख रहा है, तो उसमें से कुछ लोग तो कहते हैं कि ये गिलास जो है आधा खाली है और कुछ बच्चे या कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये गिलास आधा भरा हुआ है। बस यहीं पे हमारा दृष्टिकोण हमको दिखता है, क्योंकि हमें जीवन में बहुत सारी चीजें दिखती हैं तो हम उसको सकारात्मक ढूंढेंगे, तो सकारात्मकता के आधार पर हम देखेंगे कि आधा गिलास भरा हुआ है और उसको हमें आगे भरने का कैसे प्रयास करना है। और यदि हम नकारात्मक सोच अपनी रखेंगे तो उसमें उसकी नकारात्मकता हम केवल देख पाएंगे। तो जीवन में हमें सदैव सकारात्मक रहें, मेहनती बने, अपने स्वास्थ्य के प्रति सदैव ध्यान रखें। जैसे कि सर बार बार आपको कहते हैं, नशे से हमें दूर रहना चाहिए और जो भी हमारे जो अग्रज हैं, जिन लोगों ने हमको अच्छी बातें बताई हैं, उनका हमें सदैव अपने जीवन में ध्यान रखना चाहिए। और साथ में ये जो हमारे पढ़ाई का टाइम है, इसका हम सदैव ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। जो हमारे कहते हैं ना कि पहले थोड़ा कष्ट उठाओ फिर पूरा आनंद मनाओ। यदि हम अभी ज्यादा मेहनत करेंगे तो हमें जीवन में आगे जा करके हम अच्छा कार्य कर पाएंगे। लेकिन यदि अभी मेहनत कम होगी तो बाद में हमारी मेहनत जो है ज्यादा करनी पड़ेगी और उसके अनुसार हमें उपलब्धि भी कम होती है। तो इन चीजों को आप लोग सदैव ध्यान में रखें। और जैसा कि अभी हमारे देश का जो माहौल हो रहा है उसके अनुसार भी हमें, क्योंकि हर बच्चा या हर व्यक्ति ऐसा जरूरी नहीं होता है कि वो बॉर्डर पर ही जाए। हम अपनी जगह पर जाकर के अपनी सोच, अपनी सकारात्मक सोच, हमारा जो कार्य है उसको हम कैसे बेहतर तरीके से करें, तो ये हम जितना अच्छी तरह से कर पाएंगे तो वही हमारी देशभक्ति कहलाती है।
और ये हमें रखनी चाहिए। एक लाइन मुझे याद आ रही है, उसके साथ ही मैं जो है अपनी बात भी यहाँ पर समाप्त करूँगा। सभी को धन्यवाद करते हुए, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो स्वदेश तो वह होता है जिसके लिए व्यक्ति अपनी जो है स्वर्णमयी लंका को भी छोड़ देता है। उन्होंने लक्ष्मण से कहा था, श्री रामचंद्र जी ने, अपि स्वर्णमयी लंका में न रोचते लक्ष्मण, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। तो इस जन्मभूमि को प्रणाम करते हुए, इस विपरीत परिस्थिति में जिसमें हमारा देश चल रहा है, उस परिस्थिति को याद करते हुए आगे आप ही लोग हमारे देश के भावी कर्णधार हैं। तो आप लोग एक अच्छी प्रेरणास्पद माहौल में बढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो पुनः आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जिन जिन लोगों ने मुझे बुलाया, केरोला जी ने और बाकी समस्त विद्युत जन, आप लोगों ने मुझ जैसे व्यक्ति को मुख्य अतिथि का यहाँ पर सम्मान दिया। तो पुनः सबको धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हमारा मार्गदर्शन किया और हमें किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए पहले से तैयार रहने की प्रेरणा दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। इसी के साथ में कार्यक्रम की 9वीं प्रतिभागी मेरी छोटी बहन श्रद्धा पुनेठा, कक्षा 6, जेबी मेमोरियल मानस अकेडमी पिथौरागढ़ से। क्या बहन आप उपस्थित हो? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका स्वागत है और आपका विषय है आजकल हमारे पिथौरागढ़ का सुहाना मौसम। जी, सर्वप्रथम मैं ज्ञान की देवी माँ शारदे को नमन करती हूँ और यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम श्रद्धा पुनेठा है, मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरा विषय है पिथौरागढ़ का सुहाना मौसम। आजकल पिथौरागढ़ में बहुत ही अच्छा मौसम है। वहाँ पे हरियाली मौसम का कुछ अलग ही वो है, अलग ही उत्साह है। और पिथौरागढ़ को मिनी कश्मीर के नाम से जानते हैं। तो हमारे पिथौरागढ़ में बहुत सी हरियाली, बारिश का मौसम और बहुत ही सुहाना मौसम है। सुबह जब सुबह होती है तो वहाँ पे चिड़िया चहक रही होती है। बादल, पेड़, बहुत ही अच्छा मौसम होता है। और जो हमारा यहाँ पे बहुत सारे फल, आम, लीची, आम और सारे जो फल हैं वो भी हैं। और हमारे पिथौरागढ़ का मौसम बहुत ही अच्छा है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत बधाई। आपने हमने पूरा पिथौरागढ़ के मौसम का कुछ ही शब्दों में पूरा विवरण कर दिया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। इसके साथ में कार्यक्रम के 10वें प्रतिभागी मेरी छोटी बहन प्राची जोशी, कक्षा 4, कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल सोमेश्वर अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप उपस्थित हो? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है और आपका विषय है मेरा मन भी रसोई में खाना बनाने को करता है। सभी गुरुजनों और यहाँ जुड़े हुए सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मैं प्राची जोशी, कक्षा 4 की छात्रा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, आज त्वरित भाषण कार्यशाला है, तो उसमें मैं भी प्रतिभाग कर रही हूँ। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, मेरा विषय है मेरा मन भी किचन में खाना बनाने को करता है। तो ये बात सच है कि मैं भी अब 4th में पढ़ रही हूँ, तो मुझे भी बहुत मन करता है कि मैं भी किचन में कुछ बनाऊं। जैसे कि मेरी दीदी है तो वो भी बहुत कुछ बनाती है, तो मेरा भी बहुत मन करता है उन्हें देख के, पर मैं बनाती नहीं हूँ क्योंकि मम्मी को डर है कि कहीं मेरा हाथ नहीं जल जाए। तो मेरा बहुत मन करता है, जैसे कि मैगी, चाय, बहुत चीजें होती है जिससे जो मेरा मन करता है बनाने को। और जैसे कि बहुत बार मैंने बनाई भी है, पर फिर भी मैंने अकेले कभी नहीं बनाया है। एक दिन जब मम्मी और मेरी छोटी बहन गांव गए थे और पापा और मैं यहाँ बचे थे, तो तब भी पापा ने मुझे 2-3 चीजें बनाना सिखाई थी, जैसे कि मैगी, चाय और रोटी। बहुत चीजें पापा ने सिखाई थी, तो मेरा बहुत
अच्छा लगा उस दिन, पर उस दिन के बाद अभी तक नहीं बनाया है, तो धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपको आपकी प्रस्तुति के लिए बहुत-बहुत बधाई और मेरा भी आपकी तरह रसोई में खाना बनाने का मन करता है, पर आपकी माताश्री की तरह मेरी माताश्री भी मुझे इसी प्रकार टोकती है। इसी के साथ में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम के अंतिम प्रतिभागी मेरे बड़े भाई अर्चित सिंघवी कक्षा 10 सेंट पाल स्कूल उदयपुर राजस्थान से। क्या भाई आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी भाई, आपका विषय है मेरी प्रिय पुस्तक। जी धन्यवाद। मैं अर्चित सिंघवी कक्षा 10 उदयपुर राजस्थान से। जैसा कि मेरा विषय है मेरी प्रिय पुस्तक, वैसे तो मुझे मेरी प्रिय पुस्तक मेरे बचपन की एक कविता वाली पुस्तक थी। उसमें बहुत ही अच्छी कविता होती थी, बहुत ही अच्छे चित्र होते थे, वो मुझे अत्यंत प्रिय थी। आजकल की पुस्तकें भी मेरी प्रिय हैं। मैं सभी से जुड़ा हुआ हूँ, बहुत सी कहानी की पुस्तकें हैं तथा मैं बहुत सी आत्मकथा वाली पुस्तकें भी पढ़ता हूँ, जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम जी की विंग्स ऑफ फायर तथा बहुत से महान लोगों की मैंने आत्मकथा भी पढ़ता हूँ कभी-कभार और हमारी पाठ्य पुस्तक में भी इनके पाठ आते हैं, उनकी आत्मकथाएँ आती हैं, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि। पल्लवी जी। जी सर। जी भाई, आपका प्रस्तुति बहुत अच्छी रही और आपने मेरी प्रिय पुस्तक विषय पे बहुत अच्छा भाषण सुनाया। इसी के साथ में बड़े आदर के साथ आदरणीय श्याम प्लेट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रेरी, अहमदाबाद, गुजरात से आमंत्रित करती हूँ। क्या सर आप उपस्थित हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय पल्लवी। और जैसा आपने बताया आपका 15वां संचालन, बहुत सुंदर संचालन, आत्मविश्वास से भरा संचालन, कुशल संचालन, बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आपके हर संचालन में एक नया निखार आता जा रहा है और संचालन में उत्साह होनी चाहिए, उमंग, जोश, ये सब होना चाहिए। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखें, आप कितने भी संचालन कर चुके हों, जो आपको सूची मिलती है उसको ध्यान पूर्वक 2-3 बार अवश्य पढ़ें, जिससे नाम लेने में, स्थान का नाम लेने में गलती नहीं हो। ये कितना भी अनुभवी क्यों न हो, लेकिन उसको इतना अभ्यास तो करना ही पड़ता है और संभवतः आपने किया भी होगा। बहुत बहुत आपको बधाई। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और दिए गए विषय पर अपनी भाषण दें तत्काल। जो आपको विषय दे रहा हूं, आपका विषय है एक दिन जब मैं रास्ता भटक गई। एक दिन जब मैं रास्ता भटक गई। जी, आपका बहुत-बहुत आभार कि आपने मुझे यह विषय दिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा विषय है एक दिन जब मैं रास्ता भटक गई। हम में से कई लोग बहुत बार रास्ता भटके होंगे और एक बार मैं भी रास्ता भटकी थी और यह बहुत आम रास्ता है। जब कन्या पूजन था, मैं अपने गाँव में लोगों के घर कन्या खाने जा रही थी। तो मेरे को एक ऐसे घर जाना था जहाँ का मुझे रास्ता मालूम नहीं था और जो मेरे अन्य बड़े साथी थे वह थोड़ा आगे चले गए थे और मैं और मेरी बहन पीछे रह गए थे। इसी के साथ हम रास्ता भटक गए थे। फिर हम बहुत गलत रास्ते से गए जिससे हमारा समय बर्बाद हुआ और आखिर में मेरी बहन कह रही थी कि हम घर चलते हैं, पर मैंने कहा फिर हम घर जाके क्या करेंगे? हमको तो कन्या खाने और घरों पे भी जाना है, इसलिए फिर हम ऐसे अपना रास्ता ढूँढ रहे थे। फिर जिस घर में हमें कन्या खाने जाना था, उसी घर से एक चाची आई, उन्होंने हमें कहा कि आपको कहाँ हमने कहा कि उन्होंने कहा, "आप कहाँ जाना है? आप हमारे घर चल सकती हैं।" तो मैंने कहा, "हमें उनके घर जाना है।" तो उन्होंने कहा, "वो हमारा ही घर है, मैं उनको नहीं जानती थी पहले कभी और मैं उनसे कम मिली थी।" इसी के साथ वो हमें ले गई और अगर मैं अपनी बहन की बात मानती कि घर चलते, तो
शायद फिर हमें वापस अन्य घरों में जाने में दिक्कत होती। तो इसी प्रकार मैं अपना रास्ता भटकी और मैं एक बार मेले में भी हम बहुत बार अपना रास्ता भटकते हैं, तो मैं मेले में भी एक बार रास्ता भटकी थी। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपने। कन्या पूजन में जब नवरात्र के दिनों में कन्याओं को आमंत्रित किया जाता है और उनकी पूजा करके उन्हें सुस्वादु भोजन कराते, तो आप रास्ता भटक गई। लेकिन देखिए कितना अच्छा सौभाग्य था कि आप घर नहीं लौटी, आप ढूंढती रही, खोजती रही, और जिनके यहाँ आपको जाना था वही आपको रास्ते में मिल गए। उन्होंने आपको अपने घर ले गए, आमंत्रित तो किया था पहले से, अच्छी तरह खाना। और मेले में अक्सर होता है कि रास्ता भूल जाते हैं बच्चे, इसलिए हमेशा मेले में 2-3 लोग साथ रहने चाहिए, तब तो आप रास्ता नहीं भूलेंगे। और बहुत दूर अगर मेला है, 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर और लंबा चौड़ा मेला है, तो आपके भटकने के अवसर ज्यादा हैं। ऐसी स्थिति में अपने बड़ों के साथ, 1-2 लोगों के साथ जरूर 2-3 लोग मिल करके साथ रहें, तो आप रास्ता नहीं भटकेंगे। आपसे बड़े रहने चाहिए जो रास्ता जानते हो, ऐसे लोग हो जो आपको रास्ता बताएं। जीवन में ऐसे अवसर बहुत आते हैं जब हम रास्ता भटक जाते हैं, कभी मेले में, कभी हमें कहीं जाना है, दूसरे रास्ते पे चले गए। कई रास्ते होते हैं, अभी तो पक्की सड़कें हो गई, बहुत सारे रास्ते हो गए, रास्तों के बोर्ड भी लग जाते हैं, लेकिन गांव में रास्ता भटकने का, पहाड़ों में रास्ता भटकने का अवसर ज्यादा होता है, ऐसे चांसेस ज्यादा आते हैं। बहुत सुंदर, शानदार प्रस्तुत, बहुत बहुत हार्दिक बधाई पल्लवी जी आपको। आज के हमारे इस त्वरित भाषण कार्यशाला में कुल 14 बच्चों को प्रतिभाग करना था और दिए गए विषय पर अपनी प्रस्तुत देनी थी। त्वरित भाषण कार्यशाला कठिनतम कार्यशालाओं में से एक, सबसे कठिन कार्यशाला। आपको सोचने का अवसर मिलता ही नहीं, लेकिन इस कार्यशाला को आप सबसे आसान और पसंदीदा कार्यशाला बना सकते हैं। कैसे? पूर्वाभ्यास करें। और पूर्वाभ्यास कैसे करें आप? कि ऐसे विषय नोट कर लें, जैसे आज जो दिए गए विषय हैं, किरोला जी ने जो दे रखे हैं, आदरणीय किरोला जी ने, उन विषयों को एक कागज की अलग अलग पर्चियों में नोट कर लें, उनको डाल दें कहीं, और कोई भी पर्ची उठाकर और शिष्य के सामने खड़े होकर बोलने का पूर्वाभ्यास। ऐसे 15-20 पूर्वाभ्यास के बाद आप देखेंगे कि आपको कोई भी विषय दिया जाएगा, आपके मस्तिष्क में उसी तरह की तरंगें उठने लगेंगी और उसी तरह से विचार आने लगेंगे, फिर आपके लिए आसान हो जाएगा ये काम। तो अभ्यास, पूर्वाभ्यास बहुत ही आवश्यक है त्वरित भाषण कार्यशालाओं की। और आज बहुत दिनों बाद कार्यशाला हुई। और त्वरित भाषण क्या, वैसे भी विद्यालय में भी आप जो अपनी कक्षा में हैं, वहां पर भी सवाल पूछना है। बच्चे नहीं पूछते, जब टीचर उनको कहते हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं उनको कहती हैं सवाल पूछने के लिए, उनसे प्रश्न पूछते हैं, तभी वो उसका उत्तर देते हैं। अपनी तरफ से नहीं पूछते हैं, कोई बड़ा संकोच रहता है बच्चों, ये नहीं होना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि जो त्वरित भाषण कार्यशाला में जिन बच्चों ने प्रतिभाग किया है, अपनी कक्षा में भी बेहतर करेंगे, अपने स्कूल में, ब्लॉक में, जिले में, प्रदेश स्तर पर बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छी प्रस्तुतियां देंगे, प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। सभी को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आज हमारे सबसे छोटे प्रतिभागी श्री प्रभात देवतला हैं, जो कक्षा 2 के छात्र हैं, लेकिन वो जुड़ नहीं पाए, अभी जुड़ेंगे। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और आज के हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री आराध्य शर्मा कर रहे हैं, जो कक्षा के छात्र हैं, 7 के छात्र हैं ग्वालियर से। मैं उन्हें अध्यक्ष बनने के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा, वे अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगे और दिए गए विषय पर अपना वक्तव्य भी देंगे, भाषण भी देंगे। आज के हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि, कार्यक्रम के विशेष अतिथि श्री कार्तिक हरबोला हैं, जो कक्षा 9 के छात्र हैं द्वारा हाट से। कार्तिक जी जुड़ नहीं पाए, लेकिन मुझे विश्वास है कि वो अंत तक अवश्य जुड़ेंगे। उन्हें आमंत्रित किया जाएगा, अपना विशिष्ट अतिथि का वक्तव्य देंगे और दिए गए विषय पर तत्काल भाषण भी देंगे।
आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर मनोज पांडे जी हैं, जो प्राचार्य डाइट बागेश्वर से हैं। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ मुख्य अतिथि को। और आपने बताया कि 2 साल पहले भी इन कार्यशालाओं से आप जुड़े थे। आपने संचालन की सराहना की, प्रस्तुतियों की भूरिभूर प्रशंसा की और इस बात को रेखांकित किया कि भई विद्यालय में हम जब जाते हैं, तो हमारे सामने पाठ्यक्रम होता है। परीक्षाएँ होती हैं, पाठ्यक्रम से ही सवाल आते हैं। लेकिन ये त्वरित भाषण कार्यशाला में तो पाठ्यक्रम से बाहर की सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए हमें कहीं से भी मदद नहीं मिलती। इसमें तो पूर्वाभ्यास ही करना होता है। और आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने बच्चों को प्रेरित करते हुए कहा कि उन्हें हमेशा सकारात्मक रहना है। और जीवन में तो ऐसे अवसर आते रहते हैं, जहाँ समस्याएँ अचानक आपके सामने आ जाएँ। आपको उनसे लड़ना होगा, उन कठिनाइयों से लड़ना होगा। आप सकारात्मक भाव लिए हुए खूब जोश के साथ, उमंग के साथ उनसे लड़िए, आगे बढ़िए, उन कठिनाइयों को परास्त करिए। और जैसा कि सोहनलाल द्विवेदी जी ने, एक बड़े कवि हुए हैं, उन्होंने कहा है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, प्रयास करते रहिए। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया, प्रेरणादायी उद्बोधन दिया, बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की, संचालन की प्रशंसा की। मैं उनके प्रति बहुत-बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वत जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। वे जुड़ करके अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से बच्चों का ही नहीं, हम सबका भी मनोबल बढ़ाते हैं। आदरणीय सरस्वत जी ने इस बात को रेखांकित किया कि यह बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व में बहुमुखी विकास लाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। आज ये बच्चों की, शिक्षकों के, अभिभावकों की पहली पसंद बन गई। और बच्चों के संदर्भ में बोलते हुए हमेशा इस बात को आदरणीय सरस्वत जी रेखांकित करते हैं कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं होता और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। हमें नियमित और सतत अध्ययन करना है और पाठ्यक्रम से इतर पुस्तकें भी पढ़नी। विद्यालय में अगर पुस्तकालय है तो वहां जाएं, अगर आपके शहर में है, आसपास कहीं है, वहां जाकर के महापुरुषों की जीवनी है, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें हैं, उनको ले आएं और पढ़ें। महापुरुषों की जीवनी में अगर कोई अंश आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई देने लगा है। अच्छी आदतों का तो विकास करना होता है और मेहनत सबसे बड़ी चीज होती है। और आप देखेंगे जितने महापुरुष हुए हैं, सब अच्छी आदतों में एक से एक अच्छाई आपको मिलेगा। उसमें से दो अच्छाइयां भी आप उतार लें तो बहुत बड़ी बात, हम उतार लें तो बहुत अच्छी बात। आदरणीय सरस्वत जी के प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा। बच्चे उनकी सुंदर, रोचक, उत्साहवर्धक और मार्गदर्शक टिप्पणियों को प्रतीक्षा करते हैं। देखिए, मेरे लिए भी टिप्पणी आ गई। मैं पुनः उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। और उनका आशीर्वचन बच्चों को ही नहीं, हम सबको, बड़ों को भी रुककर अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें हमेशा नई सीख, नई बात, नया विश्लेषण होगा, जिससे हम निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। मैं एक बार पुनः उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं। आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी अल्मोड़ा से, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव हरियाणा से, आदरणीय बलदाऊ राम साहू जी, आदरणीय सुधीर तिवारी जी, आदरणीय दीपा कलोनी मैडम, आदरणीय जगदीश जी, आदरणीय वंदना अजय शर्मा मैडम, आदरणीय गीता राज मैडम, आदरणीय अरुणा श्रीवास्तव मैडम बड़वानी मध्य प्रदेश से,
आदरणीय हेमा देवतला मैडम, आदरणीय रघुवीर सिंह जी, आदरणीय देवकी पुनेठा मैडम और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षिकाएं आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर इन्हें चार चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, जहां बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है और अभिभावक की महत्वपूर्ण कड़ी है जो बच्चों को प्रेरित करते हैं। वे इन कार्यशालाओं से जुड़ने के बाद अपने बोलने की झिझक को हमेशा के लिए समाप्त कर दें। जुड़ने से ही झिझक खत्म होगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, आप में सकारात्मकता का संचार हो। तो अभिभावक इस बात को अच्छी तरह समझ रहे हैं और इसीलिए अपने बच्चों को जोड़ रहे हैं। मैं अभिभावकों के इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और अंत में इन कार्यक्रमों के सुधार आधारबिंद प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का साथ जीवन जीने वाले आदरणीय किरोला जी, जो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर रात 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रमों में लगे रहते और अभी लालढांग से 5 दिन की ऑफलाइन कार्यशालाएं की, रुद्रपुर में बाल पत्रिकाओं के सम्मेलन में भाग लिया और उसके बाद कल रात जैसा बता रहे थे वो कि कल रात 10 बजे मुख्यालय आशय कार्यशालाएं शुरू। बच्चों के लिए आदरणीय किरोला जी का तन मन धन सब कुछ समर्पित, निस्वार्थ निःशुल्क निष्प्रिय भाव से बिना किसी प्रदान की इच्छा। मैं उनके इन प्रयासों को कोटशा नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उन्हें सादर प्रणाम करता हूं तथा मंच का बहुत शानदार संचालन कर रही प्रिय पल्लवी विश्व मैडम को, प्रिय पल्लवी विश्व को मैं सौंपता हूं तो आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। पल्लवी जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हमारा मार्गदर्शन किया और हमें सफलता के लिए प्रेरणा दी, जिसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। इसी के साथ मैं कार्यक्रम की अध्यक्ष मेरे छोटे भाई आराध्य शर्मा कक्षा 7 वीनस पब्लिक स्कूल आनंद नगर ग्वालियर मध्य प्रदेश से आमंत्रित करती हूँ। क्या भाई आप उपस्थित है? आराध्य शर्मा। जी दीदी मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत है और आपका विषय है मुझे बाल प्रहरी के जुड़े बच्चों से कुछ कहना है। बच्चों से कुछ कहना है, ठीक है। पल्लवी दीदी का बहुत बहुत आभार जो मुझे उन्होंने मंच पर बुलाया। आदरणीय उदय किरोला जी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मुझे इस अध्यक्षता का अवसर प्रदान किया है। त्वरित का अर्थ होता है शीघ्र, तुरंत आपको जो दिया जाता है आप शीघ्र ही उस दिशत को अपने शब्दों में विचारों के विस्तार पूर्वक वर्णन कर सकें। इससे हमारे विचारों का और हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है। आकाश शरद सर हम बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं। उनकी बातों से हमारे मन में देशभक्ति की इच्छा जागरूक होती है और हम बहुत ही अच्छे इंसान बनते हैं। मुख्य अतिथि मनोज पांडे जी बहुत अच्छा भाषण दिया। उन्होंने त्वरित का मतलब भी समझाया। त्वरित का मतलब भी समझाया। अचानक ही जीवन के कुछ भी हो जाए हमेशा तैयार रहना चाहिए। उन्हें हमें ग्लास के महत्व से एक और नकारात्मक के बारे में बताया। त्वरित भाषण कार्यशाला आकाश सर और आज के सारे प्रतिभागियों का और श्याम पलक पांडे सर का मुख्य अतिथि मनोज पांडे जी, श्याम पलक पांडे सर
का बहुत-बहुत आभार व्यक्त है और उनका स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। दीदी, क्या आप मेरा विषय एक और बार दोहरा सकती हैं? जी भाई, आपका विषय है मुझे बाल पीढ़ी के जुड़े बच्चों से कुछ कहना है। ठीक है दीदी। मुझे बाल प्रहरी के बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि जो आकाश सारस्वत सर, श्याम पलक पांडे सर, उदय किरोला सर हमें बताते हैं, हमें उसका दिन-प्रतिदिन उसका उपयोग करना चाहिए और अपने जीवन में उसका उपयोग करते रहना चाहिए, क्योंकि उनकी कही बातें हमारे लिए आगे चलकर बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। इसलिए हमें अपने गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, अपने माता-पिता का सम्मान करना चाहिए और उन सबको सम्मान देना चाहिए जो हमारी मदद करते हैं और और जो वो कहते हैं वो सच में हमारे जीवन में बहुत काम आने वाला है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। जो बात एकदम सच है, सफल होने के लिए पढ़ना ही पड़ता है, क्योंकि भले ही सफलता देर से हासिल हो, चाहे उसे सालों लग जाएँ, लेकिन सफलता एक ना एक दिन मेहनत करने वाले व्यक्ति को हासिल तो होती ही है। जो मेहनत करता है, भगवान भी उसका ही साथ देता है। श्याम पलक पांडे सर हमें जीवन जीना ही सिखा देते हैं एक तरह से, और उदय किरोला सर की बातों से मैं को बहुत अच्छा लगता है और मेरा मन बहुत शांत रहता है और उनकी बातों को जब मैं प्रयोग करता हूँ अपने जीवन में, अपने गुरुजनों का सम्मान, अपने माता-पिता का सम्मान बहुत आवश्यक करना चाहिए और जब हम उनका सम्मान करते हैं, तो उनकी तरफ से भी हमें भेंट मिलती है, उसमें हमारे लिए तोहफ़े होते हैं और कुछ अच्छी बातें वो हमें बताते हैं और उनका आशीर्वाद हमें मिलता है, तो वो जीवन में बहुत काम आता है। और मैं बाल प्रहरी के बच्चों से इतना कहना चाहूँगा कि जब भी कार्यशाला हुआ करे, तो आप उसमें दिन जुड़ा करें और अपने विचारों को प्रस्तुत करा करें, क्योंकि जब मुझे भी मंच पर बोलना नहीं आता था, तब मैंने भी धीरे-धीरे बोलना सीखा और आप भी धीरे-धीरे बोलना सीख जाएँगे, क्योंकि हर चीज़ शुरू से शुरू करनी होती है और मैंने जब सीखा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था और फिर मेरे को बाल प्रहरी में आने का मौका मिला, तब मैं एक प्रतिभागी था, तब मैं सोचता था कि मैं भी कभी अध्यक्षता करूँगा, कभी विशिष्ट अतिथि या कभी संचालन करूँगा, तो उदय किरोला सर के आशीर्वाद से और उनकी सहायता से आज मुझे अध्यक्षता करने का अवसर प्रदान हुआ है। धन्यवाद, शुभ रात्रि। भारत माता की जय, वंदे मातरम। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही और आपने अपने विषय में बहुत अच्छा भाषण दिया और बहुत उत्साह के साथ अपने प्रस्तुति को यहाँ पे प्रस्तुत किया। इसी के साथ मैं कार्यक्रम के छूटे हुए साथी की ओर चलती हूँ। कार्यक्रम के चौथे प्रतिभागी प्रभास देवतल्ला। जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी भाई, आपका स्वागत है और आपका विषय है जब सुबह मैं देर से उठता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम प्रभास देवतल्ला है। मेरे कक्षा का नाम दो है। आज मेरे विद्यालय का नाम वीर शिवा पब्लिक स्कूल चकोटे है। आज मैं आपके सामने मेरा विषय है कि जब मैं देर से उठता हूँ, तो जब मैं देर से उठता हूँ तब मेरी मम्मी मुझे डांटती है देर से क्यों उठे, और मैं विद्यालय के लिए भी देर हो जाती है। मैं भी डर जाता हूँ। जब भी मैं देर से उठता हूँ, तब मेरे को यह चिंता रहती है स्कूल में क्या होगा मेरे साथ। अगर मैं लेट उठ जाता हूँ तो मेरे सब काम में देरी होती है। धन्यवाद, शुभ रात्रि।
भाई आपकी प्रस्तुति अच्छी रही, पर नियमानुसार आप कृपया करके अभिभावक पीछे से उनकी सहायता ना करें, उन्हें स्वयं बोलने दें, उनसे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। इसी के साथ मैं कार्यक्रम की छठी प्रतिभागी लव्या। जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी, आपका विषय है बहुत खतरनाक है फास्ट फूड। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। जी, पल्लवी जी नंबर पर बुलाइए। जी सर, लव्या जी ने बोल दिया। लव्या जी तो कहीं नहीं है आज। जी सर, लव्या। जी बहन, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, आपका विषय है बहुत खतरनाक है फास्ट फूड। जी पल्लवी जी, आपने फिर गलत आदमी को बुला दिया, नंबर से बुलाइए। जी, मैं छूटे हुए साथी की छठी प्रतिभागी लावण्या देवकल्ला। जी, मैं उपस्थित हूँ। स्वागत है। जी, आपका विषय बहुत खतरनाक है फास्ट फूड। जी धन्यवाद सर। प्रथम मैं आपसे क्षमा मांगना चाहूंगी कि मैं अपना कैमरा खोलने में असमर्थ हूँ। नमस्कार, मेरा नाम लावण्या देवतुल्ला है। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम पीएमसी जवाहर मध्य विद्यालय ताड़ीखेत है। जैसे कि आप सभी को विदित है कि आज त्वरित भाषण कार्यशाला है, तो उसमें मेरा विषय है बहुत खतरनाक है फास्ट फूड। फास्ट फूड बहुत खतरनाक है हमारी सेहत के लिए। वो हमें बहुत बीमारियां देता है। जैसे हम बच्चे बहुत जिद करते हैं कि कुरकुरे चिप्स खाने का, बिस्कुट खाने का, चॉकलेट खाने का, जिसमें तेल मिला रहता है। वो अवैध रूप से उसे बनाते हैं। अनहेल्दी फूड होता है, हमारे पेट में वो बहुत खराब कर देते हैं। जैसे डिजीज भी होती है, जैसे कभी कभार लंग कैंसर भी हो जाते हैं, लंग्स डिजीज हो जाती है, स्टोमक डिजीज हो जाती है, अलग अलग तरीके की डिजीज हो जाती है, जिससे बहुत नुकसान होता है। और फास्ट फूड से अच्छा, जैसे फास्ट फूड में समोसा, बर्गर, पिज्जा, ये सब चीजें जिसमें मैदा जैसी चीजें होती है, जब आंतों पे चिपक के बहुत परेशानी करता है। तो इन सब चीजों से अच्छा हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए, स्वास्थ्य से भरा हुआ खाना खाना चाहिए। फास्ट फूड बहुत खतरनाक होता है। कितने केमिकल्स बने रहते हैं इनमें। जैसे कि अगर आप एक कुरकुरे को लीजिए, अगर उसको जलाएंगे तो प्लास्टिक से बना होता है, उसे जलाएं तो देखिए उसमें कितनी वैक्स निकलती है, या फिर देखिए कितने तेल की बूंदें निकलेंगी। बहुत ऑयली होती है ये चीजें, बहुत खराब होती है, बहुत डिजीज पहुंचा सकती है हमें। तो बच्चों को तो ये बिल्कुल मना है। और अगर कोई भी बच्चा, मुझसे ये कहना चाहूंगी कि अगर कोई भी बच्चा जिद करे माता पिता से, तो उन्हें ये ना दिलाए, उन्हें समझाएं कितना खतरनाक है। ये हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सेहत से भरा हुआ खाना खाने के लिए प्रेरित करें। वो उन्हें सही रखेगा, उनको तंदुरुस्त बनाएगा और उनका स्टेमिना बढ़ाएगा। इसी के अगर इसमें मुझसे भी कोई भी त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही और आपने हमें फास्ट फूड के हानि के बारे में बताया। तो मैं भी बहुत फास्ट फूड खाती हूँ, इसलिए मैं आशा करूंगी कि मैं फास्ट फूड खाना